हाँ, सभी को नमस्कार। स्वागत है आप सभी का। आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आपको बताया था कि हिस्ट्री ऑफ फिजिकल एजुकेशन इन इंडिया विषय पर आज हम चर्चा करेंगे और उसी को लेकर लगभग 10 सवाल आपके सामने डिस्कस करने वाले हैं। कहने को तो ये 10 सवाल हैं, लेकिन अगर तरीके से चीजों को देखा जाए तो लगभग 100 से भी ज्यादा सवाल आपके होने वाले हैं। और ये लगभग वो सवाल हैं जो हर प्रतियोगी परीक्षा में आपसे किसी न किसी रूप में पूछे जाते हैं। इसलिए कोई भी लाइन ऐसी नहीं है जिसको नेगलेक्ट किया जा सके, जिसको आप छोड़ दो। सभी चीजों को अच्छे से याद करने की आपको कोशिश भी करनी है। तो पहला सवाल आ रहा है आपके सामने। वेद काल का समय माना जाता है। चार विकल्प दिए गए हैं इस सवाल के। 2000 से 1000 ईसा पूर्व, 1000 से 600 ईसा पूर्व, 1250 से 1750 ईस्वी, या छठी शताब्दी ईसा पूर्व। तो वेद काल का समय माना जाता है 2000 से 1000 ईसा पूर्व। ऑप्शन ए इसमें बिल्कुल सही जवाब है। और इससे मिलते जुलते जो सवाल हैं, जैसे वेद काल, महाकाव्य काल, ऐतिहासिक काल, नालंदा काल, राजपूत काल, मुस्लिम काल, कि उनका क्या क्या समय है, वो चीजें भी आपको अच्छे से याद होनी चाहिए, क्योंकि ये सवाल उस पूरे एरिया को टच करने वाला है। तो देख लेते हैं। उसको देखने से पहले आपको कुछ बात बता रहा हूँ जो आपको याद करनी है। अगर वो चीजें आपको याद रहेंगी तो इस तरह का कोई भी सवाल आपके सामने आएगा, उसको आप कभी गलत नहीं करोगी। आपको नोट करना है फटाफट। VMANRMBS। VM में नरम बस। व्हाट्सएप की भाषा में इसको बोल सकते हैं हम। VM में नरम बस। VMANRMBS। अगर इस सीक्वेंस को आप याद रखते हो तो जो भारतीय शारीरिक शिक्षा का इतिहास 8 भागों में बांटा गया है, और कौन से भाग को कब से लेके कब तक विभाजित किया गया है, इस पूरी चीज को आप आसानी से याद रख सकते हो। देखते हैं कैसे याद रख सकते हैं। ये आ गया आपके सामने। भारतीय शारीरिक शिक्षा के इतिहास को निम्नलिखित भागों में बांटा गया है। तो जैसे हमने बताया था कि VMANRMBS, ये याद रखना है। वी से मतलब है वेद काल, एम से मतलब है महाकाव्य काल, ए से मतलब है ऐतिहासिक काल, एन से मतलब है नालंदा काल। इस नालंदा काल को कभी कभी गुप्त काल के नाम से भी जाना जाता है। आर से मतलब है राजपूत काल, एम से मतलब है मुस्लिम काल, बी से मतलब है ब्रिटिश काल, और एस से मतलब है स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद का समय। जिसने नहीं लिखा वो लिख लें एक बार और। VMANRMBS, इतना नोट कर लें इसको। और वी के सामने लिखना है वेद काल, और वेद काल के सामने 2000 से शुरुआत करनी है और 1947 के बाद तक जाना है। 2000 से 1000 ईसा पूर्व वेद काल। फिर आया M4 महाकाव्य काल।
1000 से 600 ईसा पूर्व। फिर ए का मतलब है ऐतिहासिक काल, छठी शताब्दी ईसा पूर्व। एन का मतलब है नालंदा काल या गुप्त काल। इसी तरह से फिर राजपूत काल, मुस्लिम काल, ब्रिटिश काल और स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद का समय। तो ये सभी सन हैं, ये सभी सन जब आप इस चीज को दोहराओगे 2-3 बार आपको अच्छे से याद हो जाएंगे। किसी तरह की कोई शंका आपके सामने नहीं रहेगी। और यहाँ से सवाल पूछे जाते हैं पेपर के अंदर। अगला सवाल देख ले रहे हैं। एक और अन्य गणना है जो ओलंपिक अभियान किताब है, उस किताब में शारीरिक शिक्षा के इतिहास को 5 भागों में बांटा गया है। सिंधु घाटी की सभ्यता, वैदिक काल, पूर्व हिंदू काल, उत्तर हिंदू काल और मध्य काल। ये भी आपको याद रखना है। इसको याद रखने के लिए आपको नोट करना है एसवी पम। एस वी पम। एस से मतलब है सिंधु घाटी की सभ्यता और इसका समय माना जाता है 3250 ईसा पूर्व से 2500 ईसा पूर्व तक। फिर वी से मतलब है वैद काल, वैदिक काल। और वैदिक काल का समय माना जाता है 2500 ईसा पूर्व से लेके 600 ईसा पूर्व तक। फिर पी का मतलब बनता है पूर्व हिंदू काल और पूर्व हिंदू काल का समय माना जाता है 600 ईसा पूर्व से 320 ईसा पूर्व तक। फिर यू का मतलब है उत्तर हिंदू काल और उत्तर हिंदू काल का समय माना जाता है 320 ईसा पूर्व से लेके 1000 ईस्वी तक। और एम का मतलब है मध्यकाल और मध्यकाल का समय माना जाता है 1000 ईस्वी से लेके 1757 ईस्वी तक। कितनी चीजें आपको याद रखनी है, याद हो जाएंगी जब एसवी पम और वीएम में नरम बस का इस्तेमाल करोगे। और इसके अनुसार जो सन है ना वो सब स्टेप बाय स्टेप लगे हुए हैं, वो सब आपको अपने आप याद हो जाएंगे, अपने आप याद आते चले चले जाएंगे जब तुम किसी परीक्षा में पार्टिसिपेट करोगे। अब अगला सवाल देख लेते हैं। क्या कहता है अगला सवाल। अगला सवाल योग से संबंधित है और ये सवाल कहता है कि योग का जन्म किस समय में हुआ था। मुस्लिम काल, वेद काल, नालंदा काल, ऐतिहासिक काल। ये 4 विकल्प हैं इसमें से ऑप्शन बी वेद काल बिल्कुल ठीक है। वेद काल में योग का जन्म हुआ था। और अगर आपके सामने ये सवाल आए कि भाई योग पर प्रतिबंध किस समय में लगा दिया गया था, तो मुस्लिम काल में योग पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। योग पर प्रतिबंध, प्रतिबंधित कर दिया इसको। देख लेते हैं योग से जुड़े हुए कुछ और तथ्य जिनके ऊपर सवाल बन सकते हैं। योग का जन्म वेद काल में हुआ था, मुस्लिम काल में योग पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। इसके अलावा हाल ही में जब 2014 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी थी, मई 2014 में बनी थी, उसके 1 साल बाद लगभग 2015 में पहली बार अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया था जो 21 जून को मनाया जाता है। और पेपर में आया है कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है या पहली बार कब मनाया गया था। तो आपको अच्छे से याद रखना है, योग का जन्म वेद काल में हुआ, मुस्लिम काल में प्रतिबंध लगाया गया, 2015 से अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की शुरुआत हुई और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को मनाया जाता है। इसके अलावा नालंदा काल को गुप्त काल के नाम से भी जाना जाता है, ये पहले भी बताया था आपको। और गुप्त काल में शतरंज खेल की उत्पत्ति हुई थी। ये सवाल रिसेंटली राजस्थान में पूछा भी गया था।
नालंदा काल में नालंदा और तक्षशिला नाम के दो विश्वविद्यालयों की स्थापना हुई थी, अस्तित्व में आए थे। नालंदा विश्वविद्यालय में तैराकी और पैदल चाल जैसी गतिविधियों का प्रशिक्षण दिया जाता था, जबकि जो तक्षशिला विश्वविद्यालय है वो धनुर्विद्या के लिए बड़ा फेमस था। ये सवाल बहुत बनता है कि तक्षशिला विश्वविद्यालय में कौन सी गतिविधि सबसे फेमस थी। तो धनुर्विद्या आपको याद रखना है। याद रखने के लिए आपको संजय दत्त का नाम याद रखना है, संजय दत्त, DT, संजय दत्त। डी से बनता है धनुर्विद्या, धनुष, और टी से बनता है आपका तक्षशिला। तो इसको भी आप अच्छे से याद रख सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आगे सवाल देख लेते हैं, अगला सवाल क्या कहता है। हाँ, निम्नलिखित में से कौन सा मुगल शासक एक अच्छा तैराक था। मुस्लिम काल के अंदर जो भारत के शासक हुए हैं, जिन्होंने भारत पर राज्य किया है, उसमें कुछ शासक ऐसे थे जिनको खेलों से विशेष लगाव था। जिसमें अगर अच्छे तैराक की हम बात करते हैं तो बाबर तैराकी में बहुत कुशलता, एक अच्छे स्तर का तैराक था, बहुत लंबी लंबी नदियों को तैरकर पार कर देता था। और ये सवाल कई बार पूछा गया है कि मुस्लिम काल में सबसे अच्छा तैराक कौन था। आपको याद रखना है बाबर। इसके बाद अगर कुतुबुद्दीन ऐबक की बात करें तो कुतुबुद्दीन ऐबक पोलो का खिलाड़ी था, और पोलो को प्राचीन समय में चौगान के नाम से जाना जाता था। इससे मिलते जुलती कुछ बातें जो आपके लिए सहायक सिद्ध हो सकती हैं। अकबर, कुतुबुद्दीन ऐबक और बाबर मुस्लिम काल के शासक थे। अकबर पोलो एवं कुश्ती का उत्तम खिलाड़ी था। अकबर को खेलों से विशेष लगाव था। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु चौगान खेलते समय घोड़े से गिर जाने के कारण हुई थी। मुस्लिम काल में कबूतरबाजी और मुर्गों की लड़ाई जैसे खेल बड़े प्रसिद्ध थे। इन खेलों के द्वारा वहां की जनता अपना मनोरंजन किया करती थी। खाली जो समय होता था मुस्लिम काल में लोगों का, इन गतिविधियों के माध्यम से अपने समय को व्यतीत करते थे। इसके अलावा कुश्ती और मुक्केबाजी को इस समय में राजकीय संरक्षण प्राप्त था। जैसे आज राष्ट्रीय खेल होते हैं, कि भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी है, तो उसी तरह से जो राज्य के संरक्षण से मतलब है, उस समय का एक तरह से राष्ट्रीय खेल आप कह सकते हो, जो कुश्ती और मुक्केबाजी हुआ करते थे। और मुक्केबाजी करने के लिए अच्छे खिलाड़ियों को ईरान से भारत में लाया जाता था, और तब जाकर खेल प्रतियोगिताएं संपन्न कराई जाती थी। अगला सवाल है, भारतीय शिक्षा आयोग ने शारीरिक शिक्षा को कब मान्यता प्रदान की। तो याद रखना है, 1882 में भारतीय शिक्षा आयोग ने शारीरिक शिक्षा को मान्यता प्रदान करी थी। ये सवाल भी कई बार पेपरों में पूछा गया है। इससे मिलता जुलता एरिया जो आपके लिए सहायक सिद्ध होगा। 1792 में भारत का पहला क्रिकेट क्लब कलकत्ता में कलकत्ता क्रिकेट क्लब के नाम से बना था। 1880 में भारत का पहला फुटबॉल क्लब डलहौजी फुटबॉल क्लब के नाम से कलकत्ता में ही बनाया गया था। जबकि जब ये सवाल आएगा ना आपके सामने कि भारत का सबसे पुराना फुटबॉल क्लब कौन सा है, तो उसमें डलहौजी क्लब भी मिलेगा और मोहन बागान क्लब भी मिलेगा। तो मोहन बागान क्लब की स्थापना डलहौजी क्लब से 9 साल बाद हुई थी, 1889 में। जबकि अगर 1885-86 में बात करते हैं तो भारत में हॉकी का पहला क्लब बना था, जिसका नाम था प्रिंसिपल हॉकी क्लब, जो कलकत्ता में ही बनाया गया था। जितने भी खेलों के पुराने क्लबों की अब तक बात चल रही है, सबकी स्थापना लगभग कलकत्ता में ही हुई थी।
ये नोट करने वाली बात है। उसके बाद 1888 में भारत की सबसे पहली फुटबॉल प्रतियोगिता, जिसे डूरंड कप के नाम से जाना जाता है, डूरंड कप का आरंभ 1888 में ही भारत के शहर शिमला से हुआ था। और सर हेनरी मार्टिमर डूरंड ने इस खेल प्रतियोगिता का आरंभ किया था। उन्हीं के नाम पर इसका नाम डूरंड कप पड़ गया। 1940 से डूरंड कप का आयोजन दिल्ली में होता है। जबकि अगर हॉकी की सबसे पुरानी प्रतियोगिता की बात करते हैं तो वो बैटन कप है। और बैटन कप का शुभारंभ 1895 में हुआ था, भारत के शहर कोलकाता से। अगला सवाल देखते हैं। भारत में स्कूल स्वास्थ्य सेवाओं का प्रारंभ कब हुआ? तो भारत में स्कूल स्वास्थ्य सेवाओं का प्रारंभ 1909 में हुआ था, 1909। और इस सेवा का प्रारंभ बड़ौदा शहर से हुआ था। 1909 में ही टीएच बेकर ने पहला स्काउट ट्रप बेंगलोर में बनाया था। जबकि 1911 में जबलपुर शहर में पहली गाइड कंपनी खोली गई थी। स्काउटिंग आंदोलन के जनक रॉबर्ट स्टीफेनस स्मिथ बेडन पावले थे। भारत स्काउटिंग 1916 में एनी बेसेंट द्वारा प्रारंभ कराई थी। अब इसे भारत स्काउट व गाइड संस्था के नाम से जाना जाता है। इसका आदर्श वाक्य नॉट फॉर मी बट फॉर यू है। इसके बाद 1914 की तरफ आते हैं। 1914 ऐसा सन है जहां से पेपर में सवाल देखने को जरूर मिलता है, क्योंकि 1914 में हनुमान व्यायाम प्रसारक मंडल HVPM की स्थापना अमरावती में अंबादास और अनंत वैद ने भारत की जो परंपरागत गतिविधि हैं उनको प्रसिद्ध करने के लिए किया था। 1914 से 10 साल बाद 1924 में हनुमान व्यायाम प्रसारक मंडल द्वारा 5 सप्ताह का एक प्रशिक्षण कोर्स आरंभ किया गया, जिसको व्यायाम विशारद कहा जाता है। इससे और आगे की तरफ अगर हम चलते हैं, 1936 बर्लिन ओलंपिक में HVPM द्वारा मलखंब और खो खो जैसे खेलों का प्रदर्शन किया था। इसके और आगे चलते हैं लिंग यार्ड की तरफ। 1949 जो दूसरा लिंग यार्ड था उसमें भी हनुमान व्यायाम प्रसारक मंडल द्वारा भारतीय पारंपरिक गतिविधियों को प्रदर्शित किया गया था। लिंग यार्ड का आयोजन स्वीडन में होता है। सवाल नंबर 6 कहता है, भारत में YMCA कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो यहाँ YMCA कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन की बात हो रही है, तो इसकी स्थापना 1920 में मद्रास में हुई थी, जिसे आजकल चेन्नई के नाम से जाना जाता है। देखते हैं YMCA से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य। अगर विश्व स्तर पर YMCA की बात करें तो YMCA का गठन 6 जून 1844 में लंदन में हुआ था। और YMCA की स्थापना जॉर्ज विलियम द्वारा की गई थी। YMCA का मुख्यालय जेनेवा शहर में है, जो स्विट्जरलैंड का एक शहर है। भारत में YMCA की नेशनल काउंसिल की स्थापना 21 फरवरी 1891 में डेविड मैककनॉय द्वारा मद्रास शहर में ही की गई थी। वर्तमान में इसका मुख्यालय दिल्ली में है। YMCA कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन की स्थापना मिस्टर हैरी क्रोबक द्वारा 1920 में मद्रास शहर में की गई थी। HC बक को भारतीय शारीरिक शिक्षा का पिता कहा जाता है, पितामह, क्योंकि इनके द्वारा ही भारत में शारीरिक शिक्षा को प्रारंभ किया गया था। इसके बाद 1986 में YMCA को
ऑटोनोमस कॉलेज का दर्जा प्राप्त हो गया था। इसके बाद अगर 1920 के आगे की तरफ बढ़ते हैं तो 25 मार्च 1925 में एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटी, जिसे एआईयू के नाम से जाना जाता है, उसकी स्थापना इंटर यूनिवर्सिटी बोर्ड के नाम से हुई थी। 1973 में इसका नाम एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटी कर दिया गया था। एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटी के जो वर्तमान अध्यक्ष हैं डॉक्टर सुरजन दास हैं, जो जाधवपुर विश्वविद्यालय कोलकाता के वाइस चांसलर भी हैं। ये सभी वो बातें हैं जो पेपर में आपको जरूर देखने को मिलेंगी, इसलिए इन्हें अच्छे से याद करने की कोशिश करें। जो ऐसी बातें हैं जिनके लिए टेक्निक की जरूरत पड़ती है, वहां पर टेक्निक भी आपको बताई जाएगी। बाकी कुछ बातें ऐसी हैं जो एक दो बार के साथ याद हो जाएंगे, उनके लिए टेक्निक की कोई विशेष आवश्यकता नहीं है। टेक्निक की जरूरत वहीं पड़ती है जहाँ कंफ्यूजन बहुत ज्यादा हो, या जो चीज किसी भी एंगल से आपकी पकड़ में नहीं आ रही है। सवाल नंबर 7 है, आईओए से संबंधित भारतीय ओलंपिक संघ की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो सबको याद होगा वाईएमसीए की स्थापना, सॉरी, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की स्थापना 1927 में हुई थी। इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की स्थापना का पूरा श्रेय दोराबजी टाटा को जाता है, डीजी टाटा। और ये दोराबजी टाटा ही भारतीय ओलंपिक संघ के पहले अध्यक्ष भी थे। देखते हैं भारतीय ओलंपिक संघ से संबंधित कुछ तथ्य। भारतीय ओलंपिक संघ के गठन में दोराबजी टाटा, एचसी बक और एजी नेहरान की महत्वपूर्ण भूमिका रही थी। दोराबजी टाटा इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के पहले अध्यक्ष बने थे, जबकि एजी नेहरान इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के प्रथम सचिव नियुक्त हुए थे। 1927 में आईओए की स्थापना के बाद ही भारत ने आधिकारिक तौर पर ओलंपिक खेलों में भाग लेना आरंभ किया था। इसके पहले जो भारतीय दल ओलंपिक खेलों में प्रतिभाग करने जाते थे, वो आधिकारिक तौर पर नहीं जाते थे, क्योंकि ओलंपिक से संबंधित भारत की संस्था भारतीय ओलंपिक संघ का गठन नहीं हो पाया था। भारत ने 1900 पेरिस ओलंपिक में पहली बार ओलंपिक खेलों में प्रतिभाग किया था, जबकि 1920 एंटवर्प बेल्जियम ओलंपिक खेलों में भारत ने पहली बार अपने दल को ओलंपिक में भेजा था। देखो यहाँ छोटी छोटी दो बातें हैं। अगर सवाल ये आए कि भारत ने पहली बार कब ओलंपिक में भाग लिया, 1920 में लिया। अगर सवाल ये आए कि भारत के दल ने किस ओलंपिक में भाग लिया, तो 1920 में लिया, क्योंकि 1900 के जो पेरिस ओलंपिक थे वहां पर केवल एक खिलाड़ी प्रतिभाग करने गया था, जो एथलेटिक्स का खिलाड़ी था, नॉर्मन पचार्ड, और उसने 2 रजत पदक भी जीते थे। जबकि 1920 में एथलेटिक्स और कुश्ती जैसे खेलों में एक से ज्यादा खिलाड़ियों ने प्रतिभाग किया था, इसलिए यहाँ दल का प्रयोग किया जा रहा है, टीम का प्रयोग किया जा रहा है। वर्तमान में भारतीय ओलंपिक संघ की अध्यक्ष पीटी उषा हैं, जो अभी हाल ही में निर्वाचित हुई हैं। और अगर सचिव की बात करें तो भारतीय ओलंपिक संघ के सचिव, सेक्रेटरी कहते हैं सचिव को, राजीव मेहता जी हैं। इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के तीसरे अध्यक्ष महाराजा यादवेंद्र सिंह 1938 से लेके 1960 तक रहे थे। ये लाइन इंपॉर्टेंट है कि भाई तीसरे अध्यक्ष कौन थे? महाराजा यादवेंद्र सिंह थे। क्यों थे? इसके पीछे कुछ कारण हैं। अब वो क्या कारण है देखते हैं। पहले एशियाई खेलों के दौरान, पहले एशियाई खेल 1951 में आरंभ हुए थे। 1951 के दौरान, या स्वतंत्रता प्राप्ति के समय की बात करें, 1947 के दौरान की बात करें,
या बात करें कि आईओए का ऐसा अध्यक्ष जिसका कार्यकाल सबसे लंबा हो, तो ये तीनों तथ्य महाराजा यादवेंद्र सिंह से संबंधित हैं, जो आपको याद रखने चाहिए। जबकि अगर ये बात करते हैं कि आईओए का ऐसा अध्यक्ष जिसका कार्यकाल सबसे कम समय का रहा हो, तो उस कैटेगरी में अनिल खन्ना बिल्कुल फिट बैठते हैं, जो 25 मई 2022 से लेकर 21 अगस्त 2022 तक भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष रहे हैं और इनका कार्यकाल सबसे कम समय का रहा। 1982 एशियाई खेलों के दौरान भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष भालेंद्र सिंह थे। भारतीय ओलंपिक संघ का मुख्यालय दिल्ली में है। तो इतनी बातें भारतीय ओलंपिक संघ के बारे में आपको अच्छे से याद होनी चाहिए। अगला सवाल है, भारतीय फुटबॉल टीम के पहले कप्तान की नियुक्ति किस वर्ष हुई थी? तो भारतीय फुटबॉल टीम के पहले कप्तान की नियुक्ति 1924 में हुई थी, जबकि अगर हॉकी में बात करें तो 1928 में पहले भारतीय हॉकी कप्तान की नियुक्ति हुई थी। क्रिकेट में बात करें तो 1932 हाँ 1932 में पहले भारतीय क्रिकेट कप्तान की नियुक्ति हुई थी। 1924 सीक्वेंस में याद करना है, 1928 और 1932। 1924 फुटबॉल, 1928 हॉकी और 1932 क्रिकेट। 1924 में पहली बार भारतीय फुटबॉल टीम श्रीलंका खेलने गई थी, जिसके कप्तान गोष्ठ बिहारीपाल नियुक्त हुए थे। भारतीय हॉकी टीम के पहले कप्तान बनने का श्रेय जयपाल सिंह मुंडा को जाता है, जबकि भारतीय क्रिकेट टीम के पहले कप्तान सीके नायडू को नियुक्त किया गया था। एक सवाल और क्रिकेट से संबंधित आता है कि भारत का पहला खिलाड़ी जिसने भारत के लिए शतक बनाया, ये आप बताएंगे किसने बनाया था शतक? लाला अमरनाथ। याद रखना है, अमरनाथ ने भारत के लिए पहला शतक बनाया था। अगला सवाल है, क्रिश्चियन कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन, क्रिश्चियन कॉलेज लखनऊ की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो क्रिश्चियन कॉलेज लखनऊ की स्थापना 1932 में हुई थी। इससे मिलते जुलते सवाल जो पेपर में बार बार पूछे जाते हैं, देख लेते हैं उन्हें। राजकीय शारीरिक शिक्षा महाविद्यालय हैदराबाद की स्थापना 1931 में हुई थी और स्थापना का श्रेय श्री फैड बेलूर को जाता है। क्रिश्चियन कॉलेज लखनऊ की स्थापना 1932 में हुई थी। स्थापना का श्रेय ईडब्ल्यू मम्बी को जाता है। राजकीय शारीरिक शिक्षा महाविद्यालय कोलकाता की स्थापना भी 1932 में हुई थी। स्थापना का श्रेय जेम्स बुचानन को जाता है। जबकि शारीरिक शिक्षा प्रशिक्षण महाविद्यालय कंदावली मुंबई की स्थापना 1938 में हुई थी और इसकी स्थापना का श्रेय भी लगभग पीएम जोसेफ को जाता है। या पीएम जोसेफ वो व्यक्ति हैं जो एलएनआईपीई ग्वालियर के पहले प्राचार्य नियुक्त होने से पहले शारीरिक शिक्षा प्रशिक्षण महाविद्यालय कंदावली में कार्यरत थे। इसके अलावा 1940 की अगर हम बात करते हैं, 1940 में तो राज्य के शारीरिक शिक्षा लाहौर की स्थापना हुई थी और इसकी स्थापना का श्रेय श्री हेग को जाता है, हेग। 1945 की अगर हम बात करते हैं तो 1945 में राजकीय महाविद्यालय रामपुर की स्थापना हुई थी। रामपुर जो उत्तर प्रदेश का ही एक शहर है, ये आपको याद रखनी है। इसको याद करने के लिए एक टेक्निक है,
टेक्निक बोल रहे हैं, टेक्निक आप याद कर लो ध्यान से, नोट करनी है टेक्निक। लिखना है, हैदराबाद के बैलून लखनऊ की ट्रेड से बचकर कोलकाता पहुंच गए। ये सेंटेंस याद रखना है। हैदराबाद के बैलून लखनऊ ट्रेड से बचकर कोलकाता पहुंच गए। हैदराबाद के बैलून से मतलब बन जाएंगे आपके बेलूर, बचकर लखनऊ, हैदराबाद के बेलूर। तो हैदराबाद से मतलब ये हो जाएगा राजकीय शारीरिक शिक्षा महाविद्यालय हैदराबाद, जिसकी स्थापना 1931 में हुई थी, और स्थापना का श्रेय श्री फैड बेलूर को जाता है। तो यहाँ तक ये बात पूरी हो रही है, हैदराबाद के बेलूर। इसके बाद हमने बोला है लखनऊ की ट्रेड, तो क्रिश्चियन कॉलेज लखनऊ, और ट्रेड से मतलब हो जाएगा ई डब्ल्यू टेड मम्बी। ट्रेड मतलब ई डब्ल्यू टेड मम्बी। बचकर, बचकर से मतलब आ जाएंगे, आप पहुंच जाएंगे जेम्स बुचानन पर। बचकर कहाँ पहुंचे? कोलकाता, यहाँ पहुंच गए। तो राजकीय शारीरिक शिक्षा महाविद्यालय कोलकाता 1932, जेम्स बुचानन। और जो ये पीएम जोसेफ वाला मामला है, ये तो आपको आसानी से याद ही हो जाएगा, क्योंकि पीएम जोसेफ का मतलब एलएनआईपीई ग्वालियर से है। तो एलएनआईपी तो अपने आप में भारत की एक बड़ी संस्था है, और उसका संबंध पीएम जोसेफ से है, और पीएम जोसेफ यहाँ आने से पहले कंदावली मुंबई में कार्यरत थे। सबसे ज्यादा जो कंफ्यूजन होती है वो बैलून बुचानन और ईडब्ल्यू टेड मम्बी के बीच होती है। तो ये कंफ्यूजन आपकी आसानी से दूर हो जाएगी जब आप इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करोगे। हैदराबाद के बैलून लखनऊ ट्रेड से बचकर कलकत्ता पहुंच गए, बस काम खत्म। ये पूरा का पूरा आपका कंसेप्ट एकदम क्लियर हो जाएगा, इसमें किसी तरह की कोई शंका आपके सामने नहीं रहेगी। शिक्षा एवं की स्थापना किस वर्ष हुई थी? जिस इसको NAPER के नाम से भी जाना जाता है। तो राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा एवं मनोरंजन बोर्ड की स्थापना 1946 में हुई थी, आपको याद रखना है। इससे संबंधित कुछ तथ्य, 1946 में NAPER की स्थापना हुई थी। तो 1946 के आगे जब हम बढ़ते हैं, 1948 की तरफ जाते हैं, 1948 में भारत में एनसीसी की स्थापना हुई थी। और भारत में एनसीसी की स्थापना का पूरा श्रेय हृदयनाथ कुंजरू को जाता है, क्योंकि इन्हीं के अथक प्रयासों से एनसीसी की स्थापना भारत में संभव हो पाई थी। जबकि 1949 में महिलाओं हेतु एनसीसी की गर्ल्स डिवीजन को बनाया गया था। एनसीसी का आदर्श वाक्य एकता और अनुशासन होता है। एनसीसी का मुख्यालय दिल्ली में है। एनसीसी के ध्वज में जो झंडा होता है एनसीसी का, उसमें 3 रंग होते हैं, जिसमें लाल रंग थल सेना के लिए, नीला रंग जल सेना के लिए, और आसमानी रंग वायु सेना के लिए होता है। यह इन सेनाओं का प्रतिनिधित्व करता है। एनसीसी का पूरा नाम नेशनल कैडेट कॉर्प्स होता है। विश्व स्तर पर अगर एनसीसी की बात करते हैं, तो पूरे विश्व में सबसे पहले 1666 में जर्मनी में एनसीसी की स्थापना हुई थी।
इसके बाद अगर भारत के इतिहास के बारे में बात करते हैं तो 1948 में ही ताराचंद समिति की स्थापना हुई थी। और इसी ताराचंद समिति ने सुझाव दिया था कि भारत के अंदर शारीरिक शिक्षा से संबंधित एक कॉलेज बनना चाहिए। और इसी समिति के सुझाव से प्रभावित होकर भारत सरकार ने 1957 में लक्ष्मीबाई कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन को ग्वालियर में स्थापित किया था। फिर अगर इसके और थोड़ा आगे की ओर चलते हैं, 1950 में पहुंचते हैं, तो 1950 में क्या हुआ था? सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ फिजिकल एजुकेशन एंड रिक्रिएशन की स्थापना हुई थी, जिसे CABPR के नाम से भी जाना जाता है। इस सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ फिजिकल एजुकेशन के पहले अध्यक्ष मौलाना अबुल कलाम आजाद को नियुक्त किया गया था। इसी समिति के सुझाव पर नेशनल फिटनेस कोर्प NFC को 1966-67 में संपूर्ण भारतवर्ष में लागू किया गया था। नेशनल फिटनेस कोर्प की अगर बात करते हैं तो 1965 में NFC की स्थापना हुई थी। ये सवाल भी कई बार पूछा गया है कि नेशनल फिटनेस कोर की स्थापना कब हुई थी। याद रखना है आपको, 1965 के बाद बोर्ड का मुख्य उद्देश्य केंद्र सरकार को खेल, शारीरिक शिक्षा एवं मनोरंजन जैसे विषयों पर सुझाव देना है। इसके कुछ पहले अगर जाते हैं, 1949 में फेडरेशन इंटरनेशनल डी स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी फीसू FISU की स्थापना हुई थी। और फीसू का मुख्यालय 2011 से लुसाने में है। इसके पूर्व ब्रुसेल्स, जो बेल्जियम का शहर है, वहां पर हुआ करता था। फेडरेशन इंटरनेशनल डी स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी द्वारा विश्वविद्यालय स्तर के मल्टी स्पोर्ट्स इवेंट, इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी गेम का आयोजन किया जाता है। इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी गेम का आरंभ 1959 में इटली के टूरिन में समर खेल, मतलब ग्रीष्मकालीन खेल। और अगर शीतकालीन खेलों की बात करें, फीसू के फेडरेशन इंटरनेशनल डी स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी के शीतकालीन खेल 1960 में फ्रांस के चमोंग्स शहर से प्रारंभ हुए थे। फेडरेशन इंटरनेशनल डी स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी के वर्तमान अध्यक्ष लियोन्ज एडर हैं, जो स्विट्जरलैंड के निवासी हैं। तो ये थे आज के 10 सवाल। इन 10 सवालों में, कहने को 10 सवाल है, लेकिन अगर तरीके से इन सब चीजों को देखा जाए, सारे तथ्यों को देखा जाए, तो सवालों की संख्या 100 से कहीं ज्यादा होगी। और ये सब तथ्य हैं, वो तथ्य हैं जो आपको अच्छे से याद होने चाहिए। जिन चीजों को याद करने के लिए टेक्निक की जरूरत है, वहां पर टेक्निक का प्रयोग किया गया है। बाकी फिर भी अगर कोई ऐसी चीज है जिसको समझने में परेशानी आ रही है, आप बता सकते हैं। उनके बारे में उन्हें और अच्छे से समझाने का प्रयास किया जाएगा। थैंक यू वेरी मच।